स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और जी हां, दिल्ली ने कमोबेश अपना जनादेश लगभग जाहिर कर दिया है मानसी। और लगातार सुबह 8 बजे से ईटी नाउ स्वदेश आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। हर बनते बिगड़ते समीकरण, जीत हार, दिग्गजों की जो प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, उन सभी ने किस तरह से अब असर दिखाया है वो सब आपके सामने रखा है। लेकिन इस वक्त की सबसे अहम अपडेट आपको दें तो दिल्ली की सभी 70 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। 48 सीटों पर जीत के साथ बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी को संतोष करना पड़ा है और केजरीवाल की हार हुई है। वहीं कालकाजी सीट बचाने में आतिशी जरूर कामयाब हुई हैं, लेकिन दिल्ली चुनाव में दिग्गजों की हार में देखिए मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार गए हैं। अमित शाह ने भी बयान दिया है और अमित शाह ने सीधे कहा है कि ये झूठ की हार है, ये अहंकार और अराजकता की हार है और ये मोदी जी के विकास के विजन पर दिल्ली वासियों के विश्वास की मोहर है, विश्वास की जीत है। इस प्रचंड जनादेश के लिए जनता का दिल से आभार। जी हां, तो लगातार तमाम जो दिग्गज हैं वो मुखर होते हुए, लेकिन तस्वीर अब पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है। परवेश वर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं, जीत का श्रेय उन्होंने प्रधानमंत्री को दिया है। शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय प्रधानमंत्री जाएंगे, 7:30 बजे वो जनता के बीच कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। हमारी सहयोगी ऐश्वर्या इस वक्त जुड़ी हुई हैं आम आदमी पार्टी कार्यालय से। ऐश्वर्या, लगातार अब बीजेपी प्रहार करती हुई आम आदमी पार्टी पर, जरा हमें बताइए इस वक्त बड़े दिग्गज हार चुके हैं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, अवध ओझा जैसे दिग्गज परास्त हो चुके हैं दिल्ली चुनाव में। इस वक्त वहां पर कैसा माहौल है? आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर्स के बाहर है और कुछ हाई प्रोफाइल कार्स यहाँ से गुजर रही हैं, तो फिलहाल ये क्लियर नहीं है कि कौन आए हुए हैं। भगवंत सिंह मान ऐसा जाना जा रहा है कि शायद वो आए हुए हैं। ऐसे विजुअल्स हम आपको अभी फ़िलहाल दिखा रहे हैं। ये है आम आदमी पार्टी का हेडक्वार्टर, जहाँ से हम अभी फ़िलहाल रिपोर्ट कर रहे हैं। जो इनिशियल कुछ आंकड़े थे वो काफ़ी अच्छे नहीं हैं और ऑफ कोर्स बीजेपी के फेवर में है। अभी फ़िलहाल हमने देखा कि भगवंत सिंह मान आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर्स में उन्होंने एंट्री की है। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि राज्यसभा एमपी भी यहाँ पर मौजूद थे, संजीव अरोड़ा, जो कुछ ही देर पहले यहाँ पर आए। किसी से कमेंट्स अभी फ़िलहाल जो टॉप लीडर्स हैं आम आदमी पार्टी के, उनसे कोई कमेंट्स या किसी भी तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड किया नहीं गया है, पर होप यही है कि शायद कुछ देर बाद उनसे बात करने को मिले। फ़िलहाल जैसा कि आपने मेंशन किया, आतिशी लीड कर रही है कालकाजी से, बट इसके अलावा जो फॉर्मर सीएम है केजरीवाल एज वेल एज मनीष सिसोदिया, ये ट्रेल कर रहे हैं फ़िलहाल और नंबर्स उनके फेवर में फ़िलहाल नहीं है। तो आम आदमी पार्टी ट्रेल कर रही है, बीजेपी लीड कर रही है। ओवर 45 उनकी लीड्स हैं उनकी सीट्स पर और कुछ विन्स भी हमने देखे हैं जो इलेक्शन कमीशन अभी भी अपडेट कर रहा है। काउंटिंग अभी भी जारी है। पर अगर सुबह की बात करें तो इनके जो यंग लीडर्स थे उनसे बात करके यही पता लगा कि बा दिया, उसके बाद चरित्र हरण करा, जिसने मेरी पिटाई करी उसको Z+ सिक्योरिटी दिलवाई, उसको डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब गवर्नमेंट के रिपोर्ट करते हैं क्योंकि वो चीफ एडवाइजर टू पंजाब चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है, उसको लुटियन जोन में एमपी की कोठी दी गई। तो जिस लेवल का इन्होंने अत्याचार करा और कैरेक्टर असैसिनेशन मेरा करा है, इतना झूठ और भ्रम फैलाया इन लोगों ने, तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता समझदार है और वो देख सकती है कि उन्होंने क्या करा और उसका जवाब उन्होंने वोटों के द्वारा दिया है। आपको लगता है आपका जो एक मुद्दा रहा है, जो आपके साथ हुआ है, जो आपने बोला है, क्या वो एक बड़ा मुद्दा था आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल के हारने का? मुझे लगता है कि हमारी कथनी और करनी
एक समान होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो लीडरशिप है उसमें वो कथनी और करनी बिल्कुल अलग होती गई। जो लोग ये कहते थे कि हम कभी सिक्योरिटी नहीं लेंगे, बड़ा घर नहीं लेंगे और गाड़ी नहीं लेंगे, वो शीश महल बनाते हैं, वो Z+ सिक्योरिटी के लिए खूब लड़ते हैं और जनता के बारे में कुछ काम नहीं करते। 10 साल में दिल्ली में अगर आप जमीन पे जाएं, क्या काम हुआ है? MLAs जो एक बार वोट जीत के आ गया, उसके बाद उसने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। तो लोगों के अंदर जब गुस्सा होता है, और मैं ये मानती हूँ इस बार का जो इलेक्शन है बहुत बुनियादी मुद्दों पे लड़ा गया है, तो जब गुस्सा आएगा लोगों को तो फिर वो वोट्स में ट्रांसलेट होगा। भाजपा जीत गई है, बीजेपी के जीतने पर आप क्या कहेंगे? मैं भाजपा को बधाई देना चाहती हूँ और मैं बस यही कहना चाहूंगी कि लोगों ने बहुत उम्मीदों से उनको वोट दिया है, तो वो अब वो सारे काम करें जिससे कि वो उन उम्मीदों पे खरे उतरे। एक आखिरी सवाल, आपका एक पोस्ट है द्रौपदी चीरन का, वो वायरल भी हो रहा है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? जब जब नारी के ऊपर वार हुआ है, भगवान ने उस नारी को बचाया है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि भगवान है और भगवान नारियों के साथ खड़े हैं। धन्यवाद। तो साफ तौर पर स्वाति मालेवाल ने और द्रौपदी के चीरहरण वाला पोस्ट भी उन्होंने सोशल मीडिया पर किया हुआ है, उसको भी हमें निगाह में रखना होगा। और जाहिर सी बात है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस पार्टी का चरित्र इस तरह का हो उसकी ये दुर्गति तो होनी थी। अनुज अग्रवाल हमारे साथ इस वक्त चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अनुज, तस्वीर पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है और जाहिर सी बात है अब बड़ा प्रश्न है कि आखिर बीजेपी के का वो चेहरा कौन होगा। परवेश वर्मा बहुत एक्टिव हुए हैं और माना यही जा रहा है कि वही फेस हो सकते हैं, लेकिन हम पहले के उदाहरणों में देखते रहे हैं कि कई बार एकदम अचानक से वो पॉपुलर नैरेटिव से अलग कुछ ऐसा नाम आता है जो सबको हैरान करता है। आपकी टिप्पणी? मुझे बिल्कुल लगता है कि भाजपा में जो कुछ भी होगा वो कम से कम हम और आप जो कयास लगाएंगे उससे बिल्कुल अलग होगा। इस समय कई सारे बीजेपी के लीडर जो है चुनाव जीत चुके हैं और सीनियर लीडरशिप है। अब विजेंद्र गुप्ता है, फिर आपके सतीश उपाध्याय हैं, ये पुराने प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ऐसे में प्रवेश वर्मा उस हिसाब से उतने सीनियर नहीं है। आशीष सूद जीते हैं, तो पवन शर्मा है, तो शिखा राय है। तो एक सीरीज ऑफ लीडरशिप है जो सामने आई है बीजेपी की। और जो पुराने जो चेहरे जो एक तरीके से साइड लाइन हुए थे, अब पहली बार एक तरीके से बीजेपी की जो दिल्ली की लीडरशिप है उसको मुख्य धारा में जगह मिली है। तो ऐसे में जल्दबाजी होगी कि किस चेहरे पर बीजेपी दांव लगाएगी या कैसे होगा, इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन होनी है। और अभी बीजेपी के जो प्रभारी दिल्ली के, उन्होंने कहा भी है कि हमें 8-10 दिन लगेंगे अभी चेहरा घोषित करने में। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि इससे पहले काफी सारी कैलकुलेशंस होनी है, बहुत सारे प्रो कॉन्स डिस्कस करने। और आगे सामने बिहार का चुनाव है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि पूर्वी उत्तर पूर्वी या बिहारी कोई चेहरा सामने आ जाए, या पंजाब के हिसाब से भी कोई पंजाब का चेहरा भी एक सिख चेहरा भी मनिंदर सिंह सिरसा साहब का नाम भी मुझे लगता है कि आगे आ सकता है या उनको एक अहम पोजीशन मिल सकती है। तो अभी बहुत कुछ कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन अभी जल्दबाजी कुछ भी कयास लगाने है। बिल्कुल, इस सस्पेंस पर से भी पर्दा हटेगा, लेकिन ढेर सारे कैलकुलेशंस, ढेर सारे समीकरण और उसी के बाद कोई फैसला निकल कर आता दिखेगा। बहरहाल दिल्ली के सियासी गलियारों से चुनाव नतीजों की तस्वीर मानो साफ होती ही नजर आ रही है इस वक्त। और अगर आप देखें, इस बीच दिल्ली सचिवालय को सील किया गया है ताकि कोई भी सिचुएशन खड़ी ना हो जो कि एक डेंजरस सिचुएशन के तौर पर पैदा होती दिखे। सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखते हुए, सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सचिवालय को सील किया गया है। अगले 10 दिन में मुख्यमंत्री जी के नाम का ऐलान होगा। बीजेपी प्रभारी की तरफ से ये बयान भी आता हुआ दिखा है। हालांकि आपको बता दें कि समर्थक जो है प्रवेश वर्मा को सीएम बनाने की बात पूरी तरह से कर रहे हैं बीजेपी के। और एक और चीज गौर करना चाहेंगे कि प्रवेश वर्मा ने एक पोस्टर, या कह सकते हैं कि एक पोस्टर दिल्ली में जगह जगह पर लगाया गया था जहां लिखा था अंधेरा छटेगा सूरज खिलेगा। और अब प्रवेश वर्मा की तरफ से एक पोस्ट आया कि अंधेरा छट गया, सूरज खिल गया, कमल खिल गया। तो ये अपने आप में एक संकेत है। इस बीच अमित शाह की तरफ से लगातार जो बयान आ रहे हैं आपके
आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। उनकी बयान की अगर बात करें, मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली अब एक आदर्श राजधानी बनेगी, कहना है अमित शाह का। मोदी जी के विकास के विजन पर दिल्ली वासियों का भरोसा है और दिल्ली वासियों ने बता दिया है कि झूठे वादों से बहला फुसला नहीं सकते हैं। हमारे साथ मुकेश त्यागी जी भी हैं। मुकेश त्यागी जी, शुक्रिया फिर से अपना समय देने के लिए। और ये जो बात हम कर रहे हैं, ऑफ कोर्स सवाल अब भी यही है, 10 दिनों में मुख्यमंत्री जी के नाम का ऐलान होगा, लेकिन शीला दीक्षित को हराकर केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे। केजरीवाल को हराकर अगला नाम क्या प्रवेश वर्मा का होगा? नहीं, देखिए, प्रवेश वर्मा जी को तो मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत बधाइयां, और बहुत ही ट्रायंगुलर कंटेस्ट था, बहुत सीवियर कंटेस्ट था। उधर शीला दीक्षित के पुत्र लड़ रहे थे और इधर हमारे प्रवेश वर्मा जी थे और उधर केजरीवाल थे, चैंपियंस। तो इन तीनों के बीच में उन्होंने अपनी जीत हासिल करी है, जो कि मार्जिन भी आप देखिए 4025 से, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है। 4025 के अंतर से जीतना केजरीवाल जी के खिलाफ, जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंट थे, लेकिन वो कहते हैं हम तो सनम डूबे तुम्हें भी लेके डूबे, तो वो खुद तो डूब ही गए, पार्टी को भी लेके डूब गए। और प्रवेश वर्मा जी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनके पिता भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक बहुत अच्छे परिवार से आते हैं और बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो देखा जीत के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो रीति है वो ये नहीं कि कोई भी स्टैब्लिश फेस हो या कोई भी फेस जो पब्लिक डोमेन में आती हो वो उसका ही बनना जरूरी है। वो बहुत ही समीकरण साधते हैं, जिस प्रकार से हरियाणा में और राजस्थान में और मध्य प्रदेश में आपने देखा किस प्रकार से, उड़ीसा में भी किस प्रकार से जो है ऐसे अननोन फेस का चयन किया जिनको देख करके सब लोग चकित रह गए, लेकिन कोई विरोध नहीं हुआ। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति विरोध करने के लिए तैयार नहीं। आप प्रवेश वर्मा को बनाइए, यहाँ हर कोई भी कार्यकर्ता, मैं समझता हूँ संभावनाएं सभी कार्यकर्ताओं की हैं, किसी भी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इस बीच आपको कुछ और विजुअल्स भी दिखाते हैं। सेलिब्रेशन या जश्न का माहौल सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है। दिल्ली बीजेपी कार्यालय के तो विजुअल्स आपको हम दिखाई रहे थे, लेकिन जम्मू और मुंबई में भी बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल इस वक्त नजर आ रहा है। और हो भी क्यों ना, प्रचंड बहुमत दिल्ली इलेक्शन में जिस तरह से बीजेपी को मिलती हुई दिखी है, कांटे की टक्कर में जिस तरह से बीजेपी ने जीत हासिल की है, इस वक्त अब महज फाइनल परिणाम आने की ही देरी है। लेकिन एग्जिट पोल, उसके बाद रुझान, और रुझान के बाद अब परिणाम की तस्वीर भी मोटे तौर पर यहां पर साफ होती हुई ही नजर आ रही है। आर जगन्नाथन जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। मिस्टर जगन्नाथन, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए सबसे पहले आपका शुक्रिया। और इस वक्त तस्वीर बिल्कुल साफ होती हुई दिल्ली इलेक्शन के अपडेट्स, और अपडेट्स के ठीक बाद अब सारी की सारी ब्रेकिंग और परिणाम कुछ हद तक हमारे सामने हैं, क्या कहेंगे आप? ये तो अभी जनादेश तो बहुत ही स्पष्ट है, वेरी क्लियरली। ये वोट जो है ये आपके नेतृत्व के खिलाफ है, नॉट नेसेसरली आपके खिलाफ, क्योंकि उन्हें बीजेपी के पीछे 3-4% ही तो डिफरेंस है वोट शेयर में, लेकिन सीट शेयर में बहुत है। लेकिन आपके दो बड़े नेता, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी, दोनों हार गए और आतिशी हारते हारते बच गई। इसलिए मैं क्या करता हूं, ये वोट जो है आपके लीडरशिप के खिलाफ है, माने इनका पुअर लीडरशिप, नेतृत्व के कारण ये हारे। ये क्योंकि ऐसे आम जनता ने उनकी साथ नहीं छोड़ी, पूरी तरह से तो नहीं छोड़ी, लेकिन उनके नेतृत्व से बहुत खुश नहीं है, बहुत क्रोधित है, इसलिए कि उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो नहीं किया। और गलत गलत इल्जाम लगा रहे थे कि यार यमुना को ये लोग जहरीला पानी कर दिया हरियाणा से, ये सब कौन जानना चाहता है? कोई ऐसा थोड़ी करता है, ये तो बहुत इररेस्पॉन्सिबल माने एलिगेशंस हैं। इसलिए, और दूसरी बात ये है कि ये कह रहे थे कि हम आम आदमी की तरह रहेंगे, लेकिन फिर एक जो चीफ मिनिस्टर को ऐसा रेसिडेंस होना ठीक ही है, कोई गलत नहीं कहेगा, लेकिन आप खुद कह रहे थे कि हम ऑर्डिनरी मिडिल क्लास मैन है, वैसे रहेंगे, और ऐसे बना दिया है, और जो करना है वो उसमें बहुत अंतर दिखाई दिया, इसलिए ये हारे। ये
वोट है वो विजुअल में अगेंस्ट थोड़ी आप तकनीकी लीडरशिप। दिक्कत है, उससे जरा ठीक करके वापस आप तक हम लौटते हैं। लेकिन इस बीच पथिकृत पाइने भी हमारे साथ है। पथिकृत, शुक्रिया फिर अपना समय हमें देने के लिए। और आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जो नतीजे निकल कर आएंगे, रिजल्ट, मैंडेट जो निकल कर आएगा, वो तीनों पार्टियों के लिए किस तरह के साबित होते हुए दिखेंगे? केजरीवाल के लिए पर्सनल लीडरशिप, उनके एम्बिशन, उनके चैलेंजेस, आगे के कदम क्या होंगे? आम आदमी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे के कदम क्या होंगे रिजल्ट के ठीक बाद? और कांग्रेस के लिए भी आगे तस्वीर कैसी नजर आएगी? देखिए, जब 2024 में थर्ड टर्म मोदी जी ने जीत के आया लोकसभा में, तो 240 सीट होने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग सवाल पूछने लगे कि ये सरकार ठीक तरह से चल पाएगी कि नहीं। लेकिन मुझे लगता है उनके जो हरियाणा, महाराष्ट्र और इसके बाद दिल्ली में जो बेहतरीन प्रदर्शन है, उसके बाद आज 240 सीट के बावजूद बीजेपी आज इज इन अ बेटर पोजीशन देन जो उनका सिचुएशन था 2019 में 303 सीट जीतने के बाद। तो मुझे लगता है इसके बाद बहुत बड़े बड़े कठिन पॉलिसी डिसीजंस लिए जाएंगे। और जिस तरह से मोदी जी ने मिडिल क्लास को खुश किया है, जिस तरह से उनके साथ एक कैटेगरी ऑफ वोटर्स थे जो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के थे ट्रेडिशनली, वो इनके पास आ रहा है। तो मुझे लगता है बहुत बड़े पैमाने में पॉलिसी डिसीजंस होंगे। और ये साबित भी करता है कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी इस प्रेफर किया जाता है से ओनली फॉर सेंट्रल इलेक्शन। दिल्ली में एक ट्रेंड हो गया था, तो ये ट्रेंड टूटा है और बहुत पॉजिटिवली टूटा है। और मतलब मैं खुद दिल्ली के निवासी हूं, मुझे पता है कि किस तरह का सिचुएशन हो गया था। और तो इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी का जो मशीनरी है, जिस तरह से वो काम करता है फॉर इलेक्शन, और जिस तरह से ग्रास रूट में काम करता है, वो सीखने लायक है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी या फिर अब आम आदमी पार्टी को देखिए, 2013-14 में जो उम्मीद लोगों ने मतलब रखी थी इनके ऊपर, किस तरह से भरोसा टूटा गया। मैं आप एक चीज कहना चाहता हूँ, इलेक्शन में बोल सकते हो कि आप हार जीत लगी रहती है, लेकिन 10 साल में आपके पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था। आपकी फोकस दिल्ली के ऊपर था ही नहीं, आम आदमी पार्टी का फोकस दिल्ली में था ही नहीं। उनको लग रहा था ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो प्रायोरिटी आपका दिल्ली था नहीं, लेकिन आप दिल्ली के भरोसे ही आप सब कुछ कर रहे थे। तो मुझे लगता है उनके लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। जहां तक कांग्रेस की सवाल है, वो क्या करना चाहता है मुझे नहीं लगता कि मुझे पता है। हाँ, एज अ पॉलिटिकल पार्टी उनका हक है लड़ना, लेकिन 0 सीट 3 सक्सेसिव इलेक्शन में दिल्ली में उनके 0 सीट आए हैं। इसी से पता चलता है कि लीडरशिप का जो वैक्यूम है, लीडरशिप में जो क्राइसिस कांग्रेस में है, सबसे बड़ा कह सकते हैं डिक्लाइन जो आम आदमी पार्टी में देखा गया, कि जो भी उनके पास कुछ ऐसे चेहरे थे जिनकी नाराजगी को वो दूर नहीं कर पाए, और प्रतिक्रियाएं भी उस पर अब सामने आ रही हैं। शायद बहुत से ऐसे चेहरे उस हार का इंतजार कर रहे थे मुखर होने के लिए। और कुमार विश्वास ने क्या कहा है और प्रियंका गांधी ने क्या कहा है, जरा वो सुन लेते हैं। I think it was very obvious from all our meetings in Delhi and whichever people I was meeting that people wanted change. They were fed up of the way things were and they wanted change. I suppose they voted for change. My congratulations to all those who have won. And for the rest of us, it just means we have to work harder and we have to stay there, be on the ground and be responsive to the people's issues. Thank you. भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जीत मिली है, उन्हें बधाई, और आशा करता हूं कि जो जनादेश दिल्ली की जनता ने उन्हें दिया है उसकी वो प्रतिपूर्ति करेंगे। और वे सब आम आदमी पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से आए, जिनके बहुत ही निश्चल, निष्पाप और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना। दिल्ली को उससे मुक्ति मिली। और मैं ये जानता हूं कि अब जो आम आदमी पार्टी में लोग बच गए थे सत्ता के लोभ में, लालच में, पदों के लिए, उस पैसे के चक्कर में, वे सब भी अब वापस जाएंगे, लौटेंगे, कुछ अपने व्यवसायों में लौटेंगे, कुछ पार्टियों में चले जाएंगे, और पतन यहां से प्रारंभ हुआ है। बिल्कुल, ये बड़ी तीखी टिप्पणी आप सुन रहे थे
कुमार विश्वास की। उन्होंने पूरी तरह से जिन शब्दों का चुनाव किया खास तौर पे अरविंद केजरीवाल के लिए, और एक बहुत बड़ी बात की। मुकेश त्यागी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अब देखिएगा इस पार्टी में टूट किस तरह से होगी। लोग शायद अपने अपने व्यवसायों की ओर जाएंगे या किसी और विकल्प की ओर जाएंगे। क्या बीजेपी स्वागत करेगी ऐसे लोगों का? मैं समझता हूँ आप पार्टी में वर्टिकल स्प्लिट होगा, और इसमें शायद मुझे लगता है केजरीवाल जी या तो पंजाब में जाके शरण लेंगे, क्योंकि वहीं पर एक उनकी सरकार है जहां पे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। और एक प्रकार से राजनीतिक अराजकता जो है आप पार्टी के अंदर बहुत तीव्र गति से आने वाली है, क्योंकि इनको रोकने वाले के कोई इनके पास संगठन नहीं है। एक ही फेस था, वो था केजरीवाल। केजरीवाल के चेहरे पे कालिख लग चुकी है, और सब लोग जो है पूरा ठीकरा जो है केजरीवाल जी के सर पे ही फोड़ेंगे, क्योंकि आपकी वजह से हमारे यहाँ आप ही का नेतृत्व था। आप वन मैन शो थे, आप जैसा कहते थे हम वैसा करते थे, आपने हमारी आवाज को दबा रखा था। और इनके आतंक का जो वो साक्ष्य है वो तो बहुत है। उन्होंने किस प्रकार से कुमार विश्वास जी को निकाला, प्रशांत भूषण को निकाला, बड़े बड़े दिग्गज लोग थे, एक जस्टिस हेगड़े थे कर्नाटक के, उनको निकाला। तो तमाम टैलेंटेड लोगों जिनसे ये असुरक्षित महसूस करते थे उनको सबको निकाल दिया। इनका एकमात्र ये था कि धन बटोरो किसी भी तरीके से, और अपने को प्राइम मिनिस्टर बनने के सपने देख रहे। तभी बनारस में इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा। पंजाब में इनकी सरकार आ गई, लेकिन आज आप पंजाब में चुनाव करा के दिखा लीजिए, मैं समझता हूँ आप पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि आपका जो है ये ग्रैंड फिनाले है, और ये बहुत तेजी से इरोजन होगा, बिगिनिंग ऑफ द एंड है। और केजरीवाल जी का मुस्तकबिल क्या होने वाला है? वैसे वो संघर्ष वाले आदमी है, वो क्या कहते हैं, वो सड़क से निकल के आए थे, अब पता नहीं उनकी आदतों में परिवर्तन आ गया, फिर से हो सकता है सड़क से नए क्रांति का उद्घाटन करें। लेकिन जिस प्रकार से अन्ना हजारे ने उनको सीख दी है कि आपने जो है अपने तमाम मॉरल को एक दरकिनार करके आपने शराब की दुकानें खोल करके जिस प्रकार से आपने चरित्र का अपना हरण किया है, वो तो उनसे भी प्रेरित नहीं थे। तो इन्होंने तो हर प्रकार से 360 डिग्री से एक तरीके से जगह कलंकित किया अपने चरित्र को, और देश को धोखा दिया है। अब लोगों को समझ गए। सबसे बड़ी अफसोस इसकी बात है कि अब ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को लोग बहुत ही गंभीरता से लेने वाले हैं, कि ये ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स में कोई बनाना चाहे पार्टी आज एंटी एस्टैब्लिशमेंट, लेकिन उसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल निशाना है कहीं ये दूसरी पुनरावृत्ति तो नहीं हो जाएगी केजरीवाल जैसी। तो एक ऑल्टरनेटिव जो है उसको इन्होंने वंचित कर दिया है, क्योंकि इनके कार्यकलाप जो हैं वो खुल गए हैं। तो मैं ये समझ रहा हूं कि मनीष सिसोदिया, अनुज मैं आपके पास आना चाहूंगा, और त्यागी जी की ही बात को मैं आगे लेकर जाना चाहता हूं। ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स में क्या इस तरह का जो जनादेश है, अब उसमें कांग्रेस के पास एक तरह से रीइन्वेंट करने का, रीवैम्प करने का एक मौका है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपको तुरंत अगर खारिज किया गया है और आपके लिए आपके पुराने सहयोगी और लगातार बीजेपी जिस तरह से हमलावर हो रही है और जिस तरह से जिन शब्दों का चयन किया जा रहा है वो बड़े गंभीर हैं, ऐसे में क्या कांग्रेस के लिए मौका हो सकता है खुद को फिर से ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स में ऊपर लाने का? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में एक अच्छा मौका दिया जनता ने। 99 सीटों पर वो आए, 52 सीटें थी, 99 सीटों पर आए। लेकिन उसके बाद से लगातार अगर कांग्रेस पार्टी ने देखा तो अपनी ग्राउंड खोती जा रही है। हरियाणा में भी वो अपनी सरकार नहीं बनाई, मध्य प्रदेश में भी वो सरकार नहीं बना पाई, राजस्थान में भी सरकार नहीं बना पाई अपनी, उसकी छत्तीसगढ़ से भी उसकी सरकार हाथ से निकल गई। तो ये कांग्रेस के लिए, और अब दिल्ली में तो बड़ी खराब स्थिति रही है, एक सीट भी नहीं मिली है। थोड़ी बहुत जो झारखंड में मिली जुली सरकार में वो जेएमएम के साथ सरकार में है, बस ये अकेली उपलब्धि है। तो ये कांग्रेस की लीडरशिप पे बहुत बड़ा प्रश्न है कि वो जैसे तैसे करके लोकसभा में अपनी कुछ साख बचा पाए, लेकिन जो एड्स मिली उसको इनकैश नहीं करा पाए। तो कहीं ना कहीं जो ग्राउंड पर काम होना चाहिए था पार्टी का, उसके बाद जिस तरीके से उनको अपनी मुद्दे और अप्रोच बदलनी चाहिए थी वो नहीं बदल पाए। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने जो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की आधारशिला रखी थी, उसको मुझे लगता है वो सारा ग्राउंड मोदी जी ने हर लिया है बहुत पहले ही। और एक फ्रीबीज वाला एक कॉन्सेप्ट भी इस बीच में सेकुलर पार्टी ने दिया, तो वो भी एक तरीके से मोदी सरकार ने लिया। तो मोदी सरकार के लिए या बीजेपी के लिए तो आप कह सकते हैं कि वो गवर्नेंस की मॉडल पे भी काम कर रही है, अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स पे भी काम कर रही है और फ्रीबीज पे भी काम कर रही है। अनयूजुअल कॉम्बिनेशन ये है और अनयूजुअल बैलेंस जो बैठाया जा रहा है।
जो हम अगर एक बिल्कुल इकोनॉमिस्ट सोचे तो ये लगेगा कि भाई फ्रीवीज वाला कॉन्सेप्ट होना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने सोशल एक वेलफेयर स्टेट प्लस एक वाइब्रेंट इकोनॉमी और दोनों के बीच में बैलेंस और पब्लिक के सेंटिमेंट्स को भी साथ लेके चलना है और एक गवर्नेंस का मॉडल भी देना है और बार बार सत्ता में आना है। तो ये जो 11 सालों में हमने बीजेपी में हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, उसको कहीं ना कहीं जनता की सपोर्ट और जनता की मोहर लगी है। इसको इस मॉडल को और वाइब्रेंट करना है और इसको बैलेंस। जी जी, अरविंद केजरीवाल जी बात कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान, उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नमस्कार। चलिए, तो दिल्ली में हार शिकस्त के बाद अरविंद केजरीवाल का ये बयान इस वक्त आप देख रहे थे। उनका ये कहना था कि जनता का फैसला स्वीकार है उन्हें और अपोजिशन के तौर पर कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल वो निभाएंगे। लेकिन इस बीच जहां लगातार प्रतिक्रियाएं, टिप्पणी और बयान का दौर जारी है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल का ये बयान भी बेहद ज़रूरी है, बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसी के ठीक बाद प्रवेश वर्मा उनकी बेटी लगातार बातचीत कर रहे हैं, मीडिया के साथ भी बातचीत हो रही है, उनके बयान पर भी फोकस है। हमारे संवाददाता भी लगातार बीजेपी हाउस, बीजेपी ऑफिसेज में हैं, उनसे हम लगातार ये सारे के सारे अपडेट्स जानेंगे। और दिल्ली में बीजेपी की जीत जो हुई है, बीजेपी के इस वक्त जो समीकरण निकल कर आ रहे हैं, जो ताज़ा अपडेट आ रहे हैं, इस पर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी प्रतिक्रियाएं दी हैं। वो प्रतिक्रियाएं भी आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। जनादेश दिल्ली का, मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा लगातार इस वक्त आप देख रहे हैं। बीजेपी हाउस, बीजेपी के कार्यालय में जश्न का माहौल और इस खास पेशकश में मुकेश त्यागी, अनुज अग्रवाल, पथिकृत पायने और आर जगन्नाथन महानुभाव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मुकेश त्यागी जी, पथिकृत से अभी जब हम बात कर रहे थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अवसर मिलता है, लेकिन उस अवसर में जब आप काम करके दिखाएं, उस अवसर का सही जब फायदा उठाएं आप, तभी आपको सही सफलता मिलती है। अवसर आम आदमी पार्टी को भी मिला और इस वक्त जो तस्वीर नजर आ रही है, आने वाली नई सरकार को भी मिलेगा। अवसर मिलने पर किस तरह का काम होना चाहिए, और दिल्ली की जहां हम बात कर रहे हैं, राजधानी की जहां हम बात कर रहे हैं, कई सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को ठीक करने के लिए कितना समय लगेगा और उन मुद्दों को ठीक करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है कि रक्षक भक्षक वाला जो मॉडल है वो ध्वस्त हो चुका है इस चुनाव के बाद, क्योंकि रक्षक बन के आए थे और भक्षक बन गए वो। तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ी यूएसपी यह है कि साफ राजनीति करते हैं, किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होते हैं। विकास की राजनीति हमारे प्रधानमंत्री जी का केंद्र बिंदु है। आज उन्होंने सबसे बड़ी चुनौती ले रखी है कि हमको $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, 2047 में विकसित भारत की श्रेणी में भारत को आना है, और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जिस प्रकार से भारत की छवि बढ़ी है, तो वहां तो संवेदनशीलता की अत्यंत। और मैं आपको एक बात और बता दूं, हर एमएलए, हर कार्यकर्ता, हर मंत्री जब भी बीजेपी के अंदर आता है तो उनकी संवेदनाएं जो है
वो बदल जाती हैं। वो अब उसको उस देश व्यापक दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि मोदी जी की निगाह, पैनी निगाह हर एक के व्यक्ति के ऊपर रहती है, कोई अनुशासन की लाइन को क्रॉस तो नहीं कर रहा है। आप ये भी देख लीजिए कितना स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है कि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव कितने ही जीत जाए, चाहे 2014, 19, 24, वो दूसरे दिन काम में लग जाते हैं, उसी तत्परता से काम करते हैं। अभी तक अमित शाह जी ने पूरे देश कभी भी विदेश यात्रा उन्होंने एक भी नहीं करी। वो जब प्रधानमंत्री मोदी बाहर जाते हैं तो वो हमेशा एक प्रहरी की तरह से देश की रक्षा में लगे रहते हैं। और उनके पीछे जो संगठन है आरएसएस का और कार्यकर्ताओं को, वो भी बहुत ज्यादा एनर्जाइज्ड और मोटिवेटेड है। तो हर बूथ के लेवल पर जो है एम्पावरमेंट है, कार्यकर्ताओं की इज्जत है। किसी भी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री अच्छे पद पे बनाया जा सकता है, या आप कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं, तो आपको स्टेट के अंदर भेजा करके एमएलए का चुनाव भी लड़ा सकते हैं। प्रवेश वर्मा भी 2 बार के एमपी रह चुके हैं, उनको एमएलए का इलेक्शन लड़वा दिया। तो यहाँ पर ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है और वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स है, मैं समझता हूँ उनका जो गंतव्य है, वो जो मुस्तकबिल है, वो बहुत लंबा है। तो दिल्ली के अंदर मैं ये समझता हूँ कि ट्विन इंजन की सरकार, जिस प्रकार से मोदी जी का एनर्जी है और उनके दृष्टि है, और जो टीम भी आएगी, अब उनके सामने चुनौती 24 घंटे काम करने की, क्योंकि अगर वो फेल हो गए तो आप समझ लीजिए कि ये केजरीवाल जी के पास 22 लोग हैं, तो ये तो चिल्ला चिल्ला करके पूरे देश के अंदर हल्ला मचा देंगे और फिर से अपनी राजनीति चमकाने का मौका भारतीय जनता पार्टी इनको नहीं देना चाहेगी। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि एक बहुत सशक्त सरकार आने वाली है, ईमानदार सरकार आएगी, और उनको वो दिए जाएंगे टारगेट्स कि आप टारगेट्स, ये आपके टारगेट्स हैं, अगर आप टारगेट कंप्लीट करते हैं तो आपको रखा जाएगा, नहीं तो मंत्री पद से भी आपको हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे पूरा एक प्रकार का एसओपी बन चुका है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना हुआ है, और मैं समझता हूँ वो इम्प्लीमेंट दिल्ली के सब में होगा। और ये जो यमुना है और जो तमाम रोड्स हैं, अब आप देखिए नितिन गडकरी जी का उपलब्धियां देखिए, 30 किलोमीटर एक दिन के अंदर बन रहा है। देश के अंदर सड़कों की जाल फैल चुका है, बम्बई और दिल्ली के बीच में जो है 12 घंटे का सफर रह गया है। तो इतने कर्मठ लोग हैं हमारे यहाँ, जयशंकर जी हैं, तमाम ऐसे ऐसे मंत्री हैं जो कि सिर्फ काम में लगे हुए हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि यही मॉडल रेप्लिकेट होगा, सेंटर का पूरा सपोर्ट होगा, दिल्ली की जनता को एक बहुत बड़ी राहत और बहुत बड़ी प्रशासनिक सरकार मिलने वाली है, मैं ये समझ रहा हूँ कि जनता को मिलेगी राहत, सशक्त और ईमानदार सरकार आएगी जो कि अवसर मिलने पर काम कर दिखाएगी। ये कहना है मुकेश त्यागी जी का। मुकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। और जश्न का माहौल, हर्षोल्लास का माहौल तो है ही, आप भी इस खुशी में शामिल हों, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक यू सो मच। चलिए, जहां हम आपको लगातार दिखा रहे हैं देश के अलग अलग कोनों में हर्षोल्लास, जश्न का माहौल है, दिल्ली, जम्मू, मुंबई समेत तमाम जगह के लाइव विजुअल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं, और कहां कहां से टिप्पणी और प्रतिक्रियाएं आ रही है वो भी सुनवा रहे हैं लगातार। अमित शाह की प्रतिक्रिया, प्रियंका गांधी वाड्रा, कुमार विश्वास, इन सभी की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। और इस बीच आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल का बयान भी हमने सुना। ऐसे में दिल्ली में बीजेपी की जीत पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के मोहन यादव क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। पिछले 10 सालों से केजरीवाल और उनकी सरकार के खिलाफ जो दिल्ली के लोगों का गुस्सा था, वो मैंने स्वयं दिल्ली के चुनाव प्रचार में देखा था। परिवर्तन की लहर साफ थी और अब मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली तेजी से विकास की ओर, गति की ओर आगे बढ़ेगा। दिल्ली का चहुमुखी विकास होगा। सत्य कभी पराजित नहीं होता है। यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार से लोक कल्याण की भावना शासन चला रहे हैं, तो दिल्ली वासियों ने भी विश्वास व्यक्त किया। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, उसके पहले दिल्ली, ये लगातार जीत का सिलसिला जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति के लिए एक बाधक बन रहे थे, तो आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की सभी सुविधाएं, सेवाओं को दिल्ली की जनता स्वीकार कर रही है। ये पहला कदम है जो उन्होंने गुड गवर्नेंस के प्रति उठाया है। मेरा उनके प्रति आभार और अभिनंदन। तो ये स्मृति ईरानी जी का भी बयान आप सुन रहे थे। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट किया है कि दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद पीएम मोदी जी का ट्वीट है कि दिल्ली के विकास में
कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लगातार हम देख रहे हैं अमित शाह ने अपना बयान दिया, अमित शाह ने अपनी बात रखी, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का भी ट्वीट इस वक्त आप देख रहे हैं, जनशक्ति इज पैरामाउंट, डेवलपमेंट विंस, गुड गवर्नेंस ट्रायम्फ्स। ये ट्वीट प्रधानमंत्री जी की तरफ से आता हुआ दिल्ली के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पथिकृत आपके पास आना चाहूंगी। ठीक है, पथिकृत नहीं है, अनुज है। अनुज आपके पास आना चाहूंगी। और अब एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस तरह से आम आदमी ने, आम जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, इंडियन पॉलिटिक्स की अगर बात करें और इंडियन पॉलिटिक्स के डेवलपमेंट की बात करें, पिछले 10 सालों में राजनीतिक विकास कितना होता दिखा है और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी क्या एक ऑल्टरनेटिव, एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव और इवन एन ऑल्टरनेटिव है, या ये एक शॉर्ट टर्म वेव है, एक लहर है जो खत्म होती दिखेगी यहाँ से? देखिए, आम आदमी पार्टी जब बनी थी तो उस समय दिल्ली में लगातार घोटाले खुल रहे थे। यूपीए सरकार 2 में जो यूपीए 2 था उसके लगातार घोटाले हो रहे थे। दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार भी उसका एक चेहरा बन गई थी, एक मोहरा बन गई थी। कॉमनवेल्थ के घोटालों के नाम पर, कॉमनवेल्थ के नाम पर बहुत सारे घोटाले हुए थे। तो ये कहा जाता है कारपोरेट सेक्टर ने अपनी छवि बचाने के लिए अपनी फंडिंग से आम आदमी पार्टी खड़ी करी। तो एक तरीके से सीएसआर फंड और एनजीओ मूवमेंट के सारा जो अमलगमेशन था वो आम आदमी पार्टी थी। और ये था कि कम से कम जो पीछे भ्रष्टाचार किए और जो गड़बड़ियां हुई है उन पर एक तरीके से मिट्टी डाल दी जाए और एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के नाम पर लोगों को भ्रम में रखा जाए। तो आम आदमी पार्टी उस भ्रम को क्रिएट करने का एक साधन थी और उसने सक्सेसफुली वो काम किया। लेकिन इस बहाने राजनीतिक दलों को बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। इंटेंसिव पॉलिटिक्स, पब्लिक सेंट्रिक पॉलिटिक्स और जनता से जुड़कर काम करने का बहुत सारा उन्होंने नए नए सूत्र दिए। बहुत सारी जो इंटरनेशनली वेस्टर्न कंट्रीज में डेमोक्रेसी के बहुत सारे नए नए तरीके अपनाए गए थे जमीन पर काम करने के लिए कार्यकर्ताओं के, वो सारे भी आम आदमी पार्टी के थ्रू देश की पॉलिटिकल पार्टीज में आए। और बीजेपी ने उनमें बहुत सारी चीजें उनसे सीखी। तो बीजेपी का अपना जो गवर्नेंस का या पार्टी का काम करने का मॉडल है, उसको अकेले आप देखें तो आज जो कॉम्प्रिहेंसिव हुआ है उसमें आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा कंट्रीब्यूशन आम आदमी पार्टी ने दिया। लेकिन वो जो चेहरा बनना चाहिए था, हमारे साथ अजीत चौहान जुड़ चुके हैं। और अजीत, बहुत बहुत स्वागत, अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। और आप अजीत का परिचय आमतौर पे बीजेपी के एक प्रवक्ता के तौर पर जान सकते हैं, लेकिन एक अच्छा खासा उन्होंने वक्त गुजारा है पत्रकारिता में भी। तो पत्रकारिता के मूल्य और राजनीतिक सिद्धांत और इन सब के बीच में आज एक प्रवक्ता की हैसियत से आज हमारे साथ बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अजीत, हमें बताइए ये जीत कितनी मायने रखती है, और इससे अब चूंकि महाराष्ट्र चुनाव और उसके बाद अब दिल्ली, जी हाँ, एक तरफ आर्थिक राजधानी में किला फतेह हुआ और अब देश की राजधानी में वनवास खत्म हुआ बीजेपी का, आपकी पहली प्रतिक्रिया? सर, बहुत दिल से खुशी हो रही है क्योंकि इस जीत के लिए हमने 28 साल इंतजार किया है। मैंने भी कुछ समय दिल्ली में गुजारा है। दिल्ली मेरा ससुराल है। ससुराल एक तरीके से दूसरा घर होता है। जैसे कि मैं महाराष्ट्र से हूं, पर हम हर महीने लगभग दिल्ली आते हैं और इस इलेक्शन के लिए भी हम दिल्ली में आए, दिल्ली में रहे, हम घूमे और हमने बड़े दिल से प्रयास किया कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का काम दिखाया जा सके। मैं आपको एक बात बता दूं, दिल्ली की जीत कोई सहज और आसान जीत नहीं थी। जबकि हमारे देश में जिनके साथ भिड़ंत होते रहती है, वो कांग्रेस अपना जीरो भी नहीं क्रॉस कर पाई। और महाराष्ट्र के कई बड़े कांग्रेस के कद्दावर नेता अभी मेरे साथ महाराष्ट्र के चैनल्स पे आमने सामने थे, तो वो खुशी मना रहे थे कि हम 4% से 6% हो गए और इसी से हमको खुशी है। तो मुझे तो इस बारे में कुछ कहना नहीं है, पर हम हमारे बारे में जरूर ये कहेंगे। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे जैसे प्रदेश के पदाधिकारी, कई मंत्री, कई लोग, हम मराठी जनों को एकत्रित करने के काम पे यहाँ पे उनको लगाया गया था। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, मेरे नेता आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस ने भी वहां पर शिरकत की। वो खुद आए, लोगों से मिले, उन्होंने प्रचार किया और ये 28 साल बाद ये जीत हमको मिली है सर। हमारी जो कार्य पद्धति है, कार्य प्रणाली जो है, वो इलेक्शन जिस दिन रिजल्ट आता है हम फिर से काम पे जुट जाते हैं अगले इलेक्शन के लिए, अगले चुनाव के लिए।
क्योंकि हमें ये पता है जो कार्यरत होता है, जो जनता के साथ होता है, जनता से बात करता है, उसके साथ जनता हमेशा जाती है। मुझे ऐसा लगता है, नहीं कही। और मैं मैं इस सवाल तुम्हें के साथ जगन्नाथन सर के पास जाना चाहूंगा। जगन्नाथन सर, आज की चर्चा में एक तर्क बार बार ये दिया जा रहा था कि बीजेपी अपना नैरेटिव सेट कर लेती है। अगर लोकप्रिय राजनीति में कोई पार्टी अपना नैरेटिव सेट कर रही है, लोकप्रिय राजनीति में अगर वो चुनाव जीत रही है, तो बात तो होगी। और अगर इस बदलती हुई राजनीति में आप नहीं बदल रहे हैं और इसको किसी सिद्धांत या नैतिकता के तराजू में तौल रहे हैं, जो आम तौर पे हम सभी जानते हैं कि राजनीति में तो बड़ी बेमानी बात हो जाती है। बीजेपी का एक चुनाव की मुग्ध होने की उस पूरी सीमा को तोड़कर फिर नए चुनाव में भिड़ जाना, क्या ये एक बहुत बड़ा फर्क पैदा कर रहा है बाकी पार्टियों के मुकाबले? देखिए, बीजेपी कॉन्स्टेंटली एक लर्निंग पार्टी है। मीनिंग चुनाव में तो हार जीत होती रहती हैं। हर बार जब कुछ झटका लगता है, जैसे कि लोकसभा में, उसके बाद में उन्होंने सोचा, देखा कहाँ पे गड़बड़ हुई, कहाँ पे चूके, किसके कारण हम हारे, इंटरनल कारण था या हमारे माने इश्यूज ठीक नहीं थे। उसके बाद में उन्होंने कोई गलती रिपीट नहीं की। हरियाणा में जीते, महाराष्ट्र में जीते। अभी दिल्ली में बहुत मुश्किल था, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी आज भी स्ट्रांग है। माने 43% उनका वोट शेयर है, बीजेपी का 47% है, जस्ट 3-4% का डिफरेंस है। लेकिन एक बात है, यहाँ पे आम आदमी पार्टी गलती किए जा रही थी और बीजेपी ने उसका लाभ उठाया और मेड श्योर कि खुद उतना इस गलती बात नहीं का करेंगे। यकीन नहीं था कि जिस तरह की मेजॉरिटी वो लेते रहे हैं उसमें कितना ही डेंट लगेगा। चलिए, इन सब के बीच में दिल्ली जीत के बाद सारी निगाहें परवेश सिंह वर्मा की ओर मुड़ गई हैं। उन्होंने दिल्ली में ग्राउंड लेवल पर काफी काम किया। साथ ही दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे होने की वजह से समर्थक उन्हें उत्तराधिकारी के तौर पर भी देखते हैं। आज उन्होंने पीएम से मुलाकात की है। क्या कह रहे हैं परवेश सिंह वर्मा, जरा सुन लेते हैं। पूरा विश्वास था कि दिल्ली के लोग केजरीवाल जी के झूठ को समझ चुके हैं और हमारा लाइव नहीं जा रहा क्या? मैं सभी दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे नई दिल्ली के मतदाताओं का बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने जी जान से मेहनत करी और ये जीत का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है कि उनके ऊपर में विश्वास करके दिल्ली की जनता ने वोट किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी को जाता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है। हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी को जाता है कि उन्होंने धुआंधार प्रचार किया, दिल्ली के चुनाव की कमान अपने हाथ में ली। तो ये हमारी लीडरशिप की जीत है, दिल्ली के कार्यकर्ताओं की जीत है और दिल्ली में एक अच्छी सरकार बनेगी। कैबिनेट के दौरान सर आपके ऊपर भी बहुत आरोप लगे थे। चुनाव जब आप कैंपेनिंग कर रहे थे तो काफी आरोप आप पर भी लगे थे पैसे बांटने को लेके। छोड़ो कल की बात है, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर। नहीं, अगले मुख्यमंत्री से मैं बात कर रही हूँ। ये तो पार्टी तय करेगी, जो पार्टी तय करेगी वो सबको मंजूर होगा। अच्छा, कैबिनेट की जब पहली बैठक होगी उसमें क्या कुछ, क्योंकि महिलाओं को काफी उम्मीदें हैं दिल्ली की। एक एक करके कर लो। बिल्कुल, हमारे सारे किए हुए वायदों को पूरा करेंगे। बिल्कुल, तो ये प्रवेश वर्मा मीडिया से बातचीत कर रहे थे और आप ये सुन रहे थे। जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देते हैं, साथ ही अमित शाह, जेपी नड्डा, लीडरशिप की जीत उन्होंने कहा, और साथ ही कार्यकर्ताओं की जीत, और आगे विकास की तरफ ही फोकस होगा, ये कहना था प्रवेश वर्मा का। इस बीच अजीत, आप हमारे साथ हैं। अजीत, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ स्क्रीन शेयर करके, और आप अपनी बात रख रहे थे। एक चीज मैं भी आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अब जिस तरह से एक कह सकते हैं फैसला सामने आ चुका है, परिणाम सामने आ चुका है, यहाँ से आगे किस तरह के पॉलिसी चेंजेस नजर आएंगे, किस तरह की गवर्नेंस मॉडल दिख सकती है, और विक्ट्री जो है बीजेपी के डेवलपमेंट नैरेटिव के लिए कितनी बड़ी चीज है? देखिए, मैं सबसे पहले तो इसका थोड़ा सा ऐसा विश्लेषण करूंगा कि ये जो जीत है ये आने वाले बिहार इलेक्शंस पर भी बहुत परिणाम करेगी। और मुझे ये लगता है कि 27 साल बाद हम दिल्ली जीते हैं। दिल्ली के ऐसे कार्यकर्ता मैंने देखे जिन्होंने 25 साल गुजार दिए इस जीत का इंतजार करते करते। वो काम करते रहे
उनके पास भी कई प्रलोभन थे, उनके पास भी कई बार ऐसे मौके आए होंगे कि वो छोड़ दे पार्टी, जो जीत रहे थे उनके साथ चले जाए, पर वो गए नहीं। मुझे लगता है हमारे इस कैडर की वजह से हमको ये जीत मिली है, और जिस कैडर ने इतने साल संघर्ष किया और एक बहुत ही अलग चेहरा था। आम आदमी पार्टी के लोग एक मुखौटा ओढ़ करके अपना एक अलग चेहरा प्रेजेंट करते थे। ग्राउंड में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को एक बहुत ही अलग चैलेंजेस को फेस करना पड़ता था। शायद अब हम जीत गए हैं, मुझे मीडिया पे इन सब चीजों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। मैं एक राष्ट्रीय पार्टी का चीफ स्पोक पर्सन हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब बातों को अब मैं नहीं दोहराऊं, पर ये हमारे कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा मुश्किल था, और इसीलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कैडर ही हमारी ताकत है, और हम सब एक परिवार की तरह वहां अड़िग रहे। कई साल हमने प्रयास किए। हमारे संगठन में कुछ ऐसे लोग हैं, ना उनको जीत से फर्क पड़ता है ना हार से फर्क पड़ता है। उनका कहना इतना होता है कि हमको पूरा अहोरात्र देश की सेवा के लिए काम करना है, जनता की सेवा के लिए काम करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे विचारकों की वजह से, ऐसे प्रचारकों की वजह से भी ये जीत हमको मिली है, उनको ये जीत समर्पित है। ये जीत हमारे मनोबल में बहुत बढ़ोतरी करेगी। आने वाले बिहार इलेक्शंस में, आने वाले दूसरे भी इलेक्शंस में, और महाराष्ट्र में स्थानीय स्वराज्य संस्था के चुनाव हो रहे हैं, उन पर भी बहुत ही अच्छा पॉजिटिव असर होगा। हम एकदम ताकत के साथ इन चुनाव को अब सामने जाएंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इसके बाद आपने कहा कि पॉलिसी चेंजेस, मुझे ऐसा लगता है बदलती हुई दिल्ली दिखाई देगी। मैं जब दिल्ली में था, जब हम दिल्ली में घूम रहे थे, कई दिनों तक हम घूम रहे थे, लोगों ने हमसे कहा कि हमारी गलती थी, हमने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में नहीं जिताया। वो ये लोग थे, मैडम मैं आपसे ये खास करके कह दूं, कि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले, हिमाचल में रहने वाले, पूर्वांचल में रहने वाले, उत्तराखंड में रहने वाले, नेपाल से सटे भारत के इलाकों में रहने वाले, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ब्रिजेस, टनल्स का काम देखा, उन्होंने कहा कि हमको 8 घंटे लगते थे, अब हम 3 घंटे में पहुंचते। ये काम भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। दिल्ली में टैंकर माफिया, खराब पानी, रोज की समस्या है, इन सबसे जूझ रहे लोगों को ये बात समझ में आ गई कि एक मॉडल के तहत उनको कुछ चीजें देने का वायदा किया गया, और पिछले इलेक्शन में जो कहा था वो नहीं किया गया। जबकि भारतीय जनता पार्टी और उनके दोस्तों ने, हमने झारखंड में जो प्रॉमिस किया था वो हमने किया, हमने महाराष्ट्र के इलेक्शन के पहले जो प्रॉमिस किया था लाड़की बहनों को, वो प्रॉमिस हमने पूरा वेरी किया। पॉजिटिव नोट। जी अजीत अनुज जगन्नाथन जी, बहुत शुक्रिया इलेक्शन महाकवरेज में ईटी नाउ स्वदेश का साथ निभाने के लिए और अपनी बातचीत हमारे बीच रखने के लिए। लेकिन आपको एक और चीज बताएं, बजट के बाद आरबीआई की पहली बोर्ड मीटिंग हुई, जिसमें वित्त मंत्री और आरबीआई गवर्नर एक साथ मौजूद रहे। मीटिंग की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। वहीं वित्त मंत्री और आरबीआई गवर्नर बजट में लिए गए फैसलों का मॉनेटरी पॉलिसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर चर्चा करते हुए नजर आए। आइए आपको दिखाएं। चाहे इन्फ्लेशन हो, ग्रोथ हो, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों साथ साथ, जैसे एक गाड़ी का 2 पहिए जैसे साथ साथ इन कोऑर्डिनेशन करने में अधिक लाभ हमारे इकोनॉमी को और जनता को मिलेगी ही। इसीलिए मैं मानती हूँ, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो पर्टिकुलर ग्रोथ का प्लग्स हो, इन सब में आरबीआई और सरकार का कोऑर्डिनेशन रहना उचित है। कोई किसी का, उनके अपने टेरिटरी का ऊपर एनक्रोच नहीं करते हैं। आई डोंट थिंक दैट हैज एग्जिस्टेड इन द लास्ट 10 years, and now I don't see that existing even in the future. There has been good coordination between the RBI and government, and आप सबको भी वो विदित है कि वैसे अच्छा कोऑर्डिनेशन के कारण ही कोविड के समय भी भारत एक ऐसा देश था कि उनके इकोनॉमी के ऊपर अच्छा असर, पॉजिटिव असर भी पड़ा, और कोविड के दौरान जनता को आर्थिक विषय के कारण जो भी दिक्कत लोग सोच रहे थे होगा, वो नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन छोटे मोटे उतार चढ़ाव किसी भी एसेट के प्राइसेस में आ सकता है, चाहे वो सेंसेक्स हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे गोल्ड के प्राइसेस हों।
उसके ऊपर में हमें अत्यधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। ये कल भी मैंने कहा, यहाँ पे भी मैं कह रहा हूं, मध्यम काल में या दीर्घ काल में उसमें क्या बदलाव है उसके ऊपर भी ही हमें ध्यान देना चाहिए। जो हमारे मार्केट फोर्सेस हैं, जो यहाँ पे चाहे वो डॉलर के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, तो वो काफी विकसित है। मार्केट हमारा वो एफिशिएंट है और हम उसके ऊपर में विश्वास रखते हैं मार्केट की एफिशिएंसी पे, और मार्केट फोर्सेस को ही हम डिपेंड करते हैं कि वे क्या इसकी मूल्य हो उसको वो डिटरमिन करें। बिल्कुल। तो आप आरबीआई गवर्नर और वित्त मंत्री को सुन रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आर्थिक जो मजबूती है वो कायम है और बाजार के उतार चढ़ाव से घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये कमेंट्री बहुत अहम थी। चलिए मानसी, और हमारी और आपकी जो ड्यूटी है वो यहीं तक, और हमने सारी तस्वीर साफ कर दी, आपको हर एक अपडेट दे दिया। कोशिश हमारी यही थी कि आपको स्पष्ट जानकारी दें। विश्लेषण में भी आपने देखा होगा कि हमने हर प्रतिक्रिया को सम्मान दिया, हर अपडेट आपके सामने रखा, क्या कौन बोल रहा है वो भी रखा, और उसका एक तरीके से मानसी बेहतर विश्लेषण किया। प्रशांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संबोधन का इंतजार जरूर रहेगा, लेकिन इस बीच उन्होंने ट्वीट के जरिए अपनी बात रखना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा दिल्ली के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और देशवासियों की, दिल्ली वासियों की सेवा में समर्पित रहेंगे। बिल्कुल, और हम भी ईटी नाउ स्वदेश आपको आर्थिक मोर्चे पर समृद्ध करता रहेगा और जो समसामयिक मुद्दे हैं उसके बारे में भी जागरूक करता रहेगा। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए, खास शोज का आनंद लीजिए ईटी नाउ स्वदेश पर। नमस्कार। नमस्कार।